चलो ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, इसका लिखे, हाँ उसको बोल डाला क्या करके लिंक, ग्रुप पे लिंक दे हैं बोलना अभी तक। अरे कहाँ है? अरे नहीं है ना, लिंक आई क्या? ओके लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन। ओके so guys, you all know today is the last date of this chapter, और आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोग जो बचा हुआ 129A है उसको खत्म करेंगे और साथ साथ में इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे, आईसीए के पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं 129A। यहां पे आया हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि भारत सरकार चाहे तो एक ऐसा कुछ रूल ला सकती है जिसके तहत भारत देश में जितनी अनलिस्टेड कंपनीज है, यानी कि जो सेबी यानी कि जो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड नहीं है, ऐसे कंपनीज को भारत सरकार चाहे तो एक रूल लाकर ये उनको बता सकती है, ये उनके ऊपर कंपल्शन करवा सकती है कि तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पीरियोडिकली बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीरियोडिकली, यानी कि साल में एक बार नहीं, हो सकता है हर क्वार्टर में बनाने का बोले। अभी तक ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा रूल बना सकती है, पार्लियामेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो ऐसा कर सकती है, अभी तक ऐसा किया नहीं है। अंडरस्टैंड? अभी तक ऐसा किया नहीं है। आई रिपीट अगेन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो ऐसा रूल ला सकती है जिसके तहत भारत में जितनी भी, यहां लिखा है, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज है, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर वो कंपल्शन करवा सकते हैं कि टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन सच अ पीरियोडिकल बेसिस, यानी कि क्वार्टरली होता है जनरली। तो जैसे वो बोलेंगे भाई तुम साल में एक बार आरओसी को रिपोर्ट कर रहे थे, ऐसा ना करे, साल में एक बार कर रहे थे, ऐसा ना करे, साल में एक बार कर रहे थे, ऐसा ना करे, एक काम करेंगे, यू आर सपोज टू प्रिपेयर ऑल सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियोडिकली। गवर्नमेंट चाहती है तो ऐसे रूल्स बना सकती है जहां पे अनलिस्टेड कंपनी, जैसे एग्जांपल गोदरेज, अनलिस्टेड कंपनी जैसे कि सीरम जो आपकी वैक्सीन बना रही है, पूना की सीरम कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, पूना की जो कंपनी वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है सीरम, या फिर गोदरेज कंपनी, लिस्टेड कंपनीज नहीं है, ये अनलिस्टेड कंपनी है। ऐसे कंपनी को ये कह सकते हैं कि काम करे पीरियोडिकली, आपको यानी कि क्वार्टरली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना किसी प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसको अप्रूव कराना है और उसका भी ऑडिट कराना है। और जैसे ही उसका क्वार्टरली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, ऑडिटर ने भी अप्रूव कर दिया, उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में लिखा है आरओसी में जाकर उसको 30 दिनों के अंदर लिखा 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, यानी कि जब भी वो रिलेवेंट पीरियड रूल में लिखा रहेगा, रूल में लिखा रहेगा कि क्वार्टर होने के कितने दिनों के बाद में उसको आरओसी के अंदर सबमिट करना है, या जो भी रिलेवेंट पीरियड होगा उसके 30 दिनों के अंदर। अभी रिलेवेंट पीरियड अभी तक यहां पे डिसाइड नहीं हुआ है, वो जो भी होगा रूल्स में आएगा। ये एक्ट कह रहा है क्योंकि यहां पे हमेशा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब लगा है। तो क्यों क्या लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब? कौन से कंपनीज को लागू होंगे? सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अब वो अनलिस्टेड कंपनीज भी कौन सी होंगी वो डिसाइड करेंगे। हो सकता है अनलिस्टेड कंपनी बड़ी बड़ी, अब वो भी आएगा। फिर क्या बनाना चाहिए उन्होंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। कब बनाना चाहिए? पीरियोडिकल बनाना चाहिए। कौन से फॉर्मेट में बनाना चाहिए? शेड्यूल 3 में या किसी में, वो भी एज बी प्रिस्क्राइब लिखा। देखो सच फॉर्म एज बी प्रिस्क्राइब, उसमें लिखा रहेगा रूल में कि कौन से फॉर्मेट में आना चाहिए। उसके साथ में इसको कौन ऑडिट करेगा? ऑडिटर ऑडिट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ साथ में इसको रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। विद इन व्हाट 30 डेज इट शुड बी सबमिटेड टू आरओसी। 30 डेज किसका? फ्रॉम द रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड जो भी होगा वो भी रूल में दिया होगा। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? इसी के साथ में सेक्शन नंबर 129A अब हमारा खत्म हो चुका है।
29A हमारा खत्म हो चुका है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपके सामने मेरे सामने कुछ डेटा दिया हुआ है, मैं वो पढ़ना चाहूंगा, मेरे मोबाइल में है, एक खास जानकार की बुक है। इसमें 2020 अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ डेटा है, उसके तहत एक्ट इंसर्टेड न्यू सेक्शन 129A which requires prescribed unlisted companies to prepare financial results and may need to follow processes similar to those followed by the listed companies in generating interim financial results and having them subject to audit and review. The amendment experts to raise the bar of a corporate governance of certain classes of unlisted companies. ऐसा क्यों लाया गया है? ताकि जो अनलिस्टेड कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, सीरम कितनी बड़ी कंपनी, गोदरेज, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं होने की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी सेबी ने, ये सेबी के दायरे से छूट जाते हैं। फिर आप कहेंगे सर लिस्टेड कंपनी ने कब कब देना चाहिए? लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टर में ऑडिट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती है। फिर आप कहेंगे सर लिस्टेड कंपनी के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबिलिटी फाइनेंस स्टेटमेंट सबमिट करना चाहिए, क्वार्टर में लाना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, ऐसा सेबी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा नहीं, पर हमारे कंपनीज एक्ट में सोचा यार सेबी की गाइडलाइंस तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी तो अभी भी मजे ले रही है। एक काम करेंगे, बड़े बड़े कंपनीज को भी हम लोग अभी 129 के तहत एक उनके ऊपर भी गवर्नेंस लेकर आते, उनके ऊपर भी कंट्रोल लेकर आते। वो क्या कर रहे हैं वो भी आरओसी को पता होना जरूरी है। फर्दर द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन फॉर द फाइलिंग द आरओसी इज 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द रिलेवेंट पीरियड लिखा। अब रिलेवेंट पीरियड कौन सा हो सकता है? क्वार्टर। तो क्वार्टर के 30 दिनों के अंदर आपको रिलेवेंट पीरियड जो भी होगा, तो क्वार्टर के 30 एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी पता नहीं क्या आएगा, क्वार्टर के 30 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्यों लाया भाई इसको? कि अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सेबी का कंट्रोल नहीं था, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया। क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी भी तो बड़ी हो सकती है। गोदरेज कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, हाँ गोदरेज कितनी बड़ी कंपनी है। सीरम जो अपनी वैक्सीन बना रही है, उसका तो जो ओनर है वो इंडिया का 7th richest पर्सन है। ऐसे लोग भी रिपोर्टिंग करेंगे। हो गया, ये सेक्शन खत्म हो गया। ओके ओके ओके, दिस सेक्शन इज ओवर। ओके, आगे बढ़ेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I hope you are ready for the revision now. Let's revise all the sections one more time so that accounts इस चैप्टर को वापस में भविष्य में रिवाइज करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से हमने डिविडेंड चैप्टर को खत्म किया है, अकाउंट्स चैप्टर को भी ऐसा खत्म कर दे और ऐसे के पेपर सॉल्व करेंगे। आज का एजेंडा ही हमारा वही है। और देखते हैं दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा आज, मुझे पूरा यकीन है आप यू विल फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट, वेरी 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 कॉन्फिडेंट। आज आपका दिन कॉन्फिडेंस फील करवाने का है। दोस्तों आपके सामने मैं पूछना चाहूंगा एज पर सेक्शन नंबर 128, पहले तो हम लोग सेक्शन नंबर रिवाइज कर लेते हैं। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। What is section number 128? 128 talks about the books of accounts, 129 financial statement, 130 reopening, 131 reopening, 132 come on नफरा का establishment, उसके बाद में 133 गाइस कम ऑन, नफरा बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 134 बोर्ड रिपोर्ट, 135 सीएसआर, 136 मीटिंग होने के 21 दिन पहले हमने देना चाहिए आरओसी को, 137 मीटिंग होने के 21 दिन पहले हमने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर सेक्शन नंबर 137, as soon as the AGM is over, within 30 days the financial statement which is audited shall be submitted to the ROC, and उसके बाद में 138 is about internal audit. So दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 128 is about the financial statement और books of accounts and books and papers जो होते हैं उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। while maintaining आपने 4 चीजों को फॉलो करना चाहिए। एक, उसके जो ट्रांजैक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वो डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, वो एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए, और वहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात ट्रू एंड फेयर डेटा मेंटेन होना जरूरी है। अब दोस्तों कहां पे ये डेटा रखा जाता है? ये डेटा आपने रखना चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं? जी नहीं, इंडिया के बाहर ले जाना अलाउड नहीं। दूसरी बात, आपको क्या इंडिया के अंदर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। आपको मेरे सामने साथ में रिवाइज करना है। मैंने आपको कई बार बोला, जब मैं बोलता हूं आपको सुनना नहीं है, यू हैव टू रिवाइज। आपको पास होना है, बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तो आप लेक्चर सुन रहे हो, आप अगर बोलेंगे मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। याद करना जरूरी, अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे। दोस्तों सिर्फ समझ के कुछ नहीं होगा, आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, याद होने से लिख पाएंगे। दोस्तों जिंदगी में ये याद रखना, पास और फेल के बीच में सिर्फ एक चीज होती है, वो रिवीजन। एक बार अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवाइज करते हो उतना याद रहता है, उतना आप एग्जामिनेशन में लिख पाते हो, यानी कि उतना ही ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में स्कोर होता है। कई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बहुत टैलेंटेड हमने देखे जो अपने टैलेंट का बहुत, जिसको घमंड है ना, वो लोग
समझ ले, आपके टैलेंट अच्छा होने से आप पास नहीं होंगे, आपको टैलेंट के साथ में रिवीजन करना जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना जरूरी है ताकि वो चीजें याद होगी। टैलेंट होकर क्या हर कोई चीज थोड़ी ना केस स्टडी बेस्ड आती है, बहुत सारी चीजें हमें दिमाग में याद रखना जरूरी है। हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स है, सीए की एग्जामिनेशन ये 4 एमसीक्यूज में से 4 जो ऑब्जेक्टिव्स दिए उसमें से एक सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं है अभी फाउंडेशन नहीं चल रहा, अभी इंटरमीडिएट है, आपको एक एक चीज याद करके लिखना है, इसलिए बहुत सारा रिवाइज करना आपको जरूरी है। आई होप आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हाँ, कम ऑन गाइस, कम ऑन मेरे साथ में सभी लोग, कम ऑन एवरीवन। क्या इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? अलाउड नहीं। इंडिया के अंदर अलाउड है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 7 डेज में आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कैन वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? जी हाँ, मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या लिखा है, आपने एलिजिबल फॉर्मेट रखना चाहिए, साथ साथ में जो ब्रांचेस से जो डेटा आ रहा है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए, आपका डेटा का बैकअप होना चाहिए, रिट्राइवल करते आना चाहिए, उसका फॉर्मेट जैसे ही मैनुअल में होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक का भी फॉर्मेट होना चाहिए। क्या क्लाउड पर हम लोग रख सकते हैं? जी हम लोग क्लाउड पर भी रख सकते हैं, क्लाउड पर भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। क्या उसका क्लाउड पर जिस जगह पे रखा है उसका डेटा भी आपने आरओसी में देना चाहिए। दोस्तों क्लाउड का आईपी एड्रेस भी हमने आरओसी में इंफॉर्म करना चाहिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, ये आपके सामने बताऊंगा ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। ब्रांचेस को पीरियोडिकली डेटा, वो इंडिया की ब्रांच है तो हेड ऑफिस में लाके देना चाहिए, और जो इंडिया के बाहर की ब्रांच होती है उन्होंने समरी में अपना पीरियोडिकली डेटा देना चाहिए। उसके बाद में अगर इंडिया के किसी डायरेक्टर को लगता है, डायरेक्टर को लगता है इंडिया के किसी ब्रांच में जाके डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो किसी ब्रांच में, तो जाके देख सकते हैं। अगर फॉरेन की कोई ब्रांच है वहां का डेटा देखना चाहते हो, ऐसा जा नहीं सकते, उनको ही आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी ब्रांच को, ब्रांच आपको 15 डेज में डेटा देगी। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मुझे शाहरुख खान अपॉइंट करता है कि मैं वहां पे जाके उन रेड चिलीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखो तो ये अलाउड नहीं है, ये तो उनके बोर्ड रिजोल्यूशन ने पास करना चाहिए कि मुझे अलाउड है, तब जाके मैं देख पाऊंगा। अगर आलिया भट्ट को अगर समझ में नहीं आता है तो क्या वहां पे उसको असिस्टेंस मिल सकता है? जवाब है उसको असिस्टेंस मिल सकता है। अगला पॉइंट आपसे पूछूंगा, होल्डिंग कंपनीज का कोई भी डायरेक्टर अगर जाके सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है? आंसर है नो। अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगर वो रिजोल्यूशन पास किया होगा तो ही जाके वो देख सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, कितने सालों तक मेंटेन करना जरूरी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर 8 years and financial statements are required to be maintained forever। बताओ कौन से लोगों को पनिशमेंट होगी? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD फाइनेंस, तीसरा कौन सा है? कम ऑन, मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD फाइनेंस, कम ऑन, तीसरा कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है मैं क्या भूल रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर WTD फाइनेंस, अरे मैं कैसे भूल रहा हूं, Oh my God, CFO, yeah, CFO, I was not able to call CFO। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस बंदे को अपॉइंट किया वो बंदे को हम लोग जिम्मेदार मानेंगे। कितनी सजा होगी, कितनी फाइन होगी? 50,000 से लेके 5 लाख तक की फाइन इन लोगों को हो सकती है। इसी के साथ में अगला आपका सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 129। आई होप यू आर रेडी फॉर सेक्शन नंबर 1। इसके कुछ एक आध दो कुछ पॉइंट्स बचे हैं, हम उसको पढ़ लेंगे बाद में, अभी रिविजन पे फोकस करेंगे। दोस्तों ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरीबॉडी आर यू देयर विद मी? आर यू देयर विद मी? आर यू देयर विद मी? सभी लोग फास्ट अच्छे से रिवाइज करें मेरे साथ, जितना बोलेंगे आप आगे जाएंगे, जितना बोलेंगे आगे जाएंगे। जिस तरह से हम लोग इस चैप्टर में रिवीजन कर रहे हैं, चाहे मैं ईएस पढ़ा लूं, चाहे एफएम पढ़ा लूं, चाहे मैं सीएफएन का लॉ पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही होगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। पहले समझेंगे फिर रिवाइज करेंगे, समझेंगे रिवाइज करेंगे, फिर बहुत रिवाइज करेंगे, और फिर और बहुत रिवाइज करेंगे, और फिर आईसीए के पेपर सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, और फिर एक बार जब मैं 30 मार्क का सिलेबस में सब खत्म करूंगा तो उसके बाद में आपकी टेस्ट ली जाएगी उन 30 मार्क्स के ऊपर। ओके गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, क्या ईएस एफएम इको लॉ में हर जगह पे आपकी टेस्ट कंडक्ट होगी टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस? क्लास के अंदर ही अंदर, वो रिवीजन के साथ साथ में आपके रिवीजन होने के बाद में आपकी टेस्ट ली जाती है टू अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स। एक तो जिसके पास में अगर ब्रांचेस नहीं होती है, जिसके पास में सब्सिडरीज नहीं होती, जिसके में जेवीज नहीं होती, तो वो लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर जिनके पास में सब्सिडरीज होती है, जेवीज होती है, एसोसिएट्स होते हैं, दे आर सपोज्ड टू मेंटेन व्हाट? द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बताएंगे व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? व्हाट फैट यानी कि व्हाट फॉर्म यानी कि शेड्यूल 3 बनना चाहिए, ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टी से ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ये फैट कौन से 3 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है? वो बिग को, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड जनरेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को वो एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल सही, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या ये जो फैट है वो सीएफएस को भी एप्लीकेबल है? हाँ जी एप्लीकेबल है। आपसे मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या ये जो लिखा है सीएफएस के बारे में, क्या
सीएफएस का कंसोलिडेटेड डेटा ही ऐड करना जरूरी है, सब्सिडीज का जो डेटा वही सीएफएस में ऐड करना जरूरी है, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अलग से ऐड करना जरूरी है? जी हाँ, उसको बोलते हैं एओसी 1 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड करना जरूरी है। और जो भी हमने यहां पे लिखा है इसको हमने 129 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। कहां पे प्रस्तुत करते हैं इसको? जब भी जनरल मीटिंग होगी तो सब शेयर होल्डर के सामने रखेंगे ताकि वो लोग इसको देख सके। अब एक सवाल मेरा बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना जरूरी, लगाना जरूरी है? हाँ जी। अगर नहीं लगाया आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपने वहां पे डिस्क्लोजर देना चाहिए कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस जगह पे फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपको लिखना है। यहां की पनिशमेंट के वाले लोग वही होते हैं, एमडी होता है, डब्ल्यूटीडी फाइनेंस होता है, वापस सीएफओ, और लास्ट में कोई भी डायरेक्टर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस बंदे को अपॉइंट किया होगा उसको सजा होगी अगर 129 फॉलो नहीं किया गया तो। अब कितनी सजा होगी? 1 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन 50,000 से लेकर 5 लाख तक की हो सकती है। इसी के साथ में सेक्शन नंबर 129 हमने जितना पढ़ा था वो हमने खत्म किया है। ओके, ये हमारा ये सब कुछ एग्जामिशन वगैरह सब कुछ आ गया यहाँ पे। ओके, यहां पे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को इसके दायरे से मुक्ति दिला सकती है क्या? हाँ, हमने पढ़ा था ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है तो, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरल इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इन तीनों को एग्जम्पशन दिया है, ऐसे और भी कुछ कंपनी को चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है। उसके साथ साथ में अगर आपको पता होगा हमने यहाँ पे क्या देखा, एक था कुछ ये है कि कुछ लाइंस बची हुई है, आई स्टिल रिमेंबर। ओके, उसके बाद में हमने ये पढ़ा था, ये हमने इंश्योरेंस, अरे ऑलमोस्ट हो गया है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें भी। ओके, ये तो एग्जाम्पल्स ही है। अरे कुछ नहीं बचा, इसका एक पेज ही बचा है बस, डोंट वरी, वो खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग फ्लो में है, ये इतना ही एक पेज बाकी है 9.11 पे जो है, डोंट वरी, ये खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 130 और 131 की बात करेंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। 130 और 131 में क्या डिफरेंस है? आपका वॉइस नोट का वेट कर रहा हूं मैं। आई एम एक्सपेक्टिंग योर वॉइस नोट इन माई व्हाट्सएप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 130 एंड 131? 130 एंड 131, 130 एंड 131 का डिफरेंस आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड इन वॉइस नोट ऑन माई व्हाट्सएप इटसेल्फ। कम ऑन, व्हाट्सएप पे मैं वेट कर रहा हूं, देखते अच्छे से बताओ, 2-3 डिफरेंसेस तो भी बताओ, ऐसे कुछ भी मत भेजो मुझे, पूरा डिटेल में बताओ। चलो आ जाओ, 866 966 1234। मेरे ऊपर जितने भी प्राइजेस दिए गए थे, मैंने जिन लोगों को प्राइज दिए गए थे, आई थिंक अभी सभी का अपना हिसाब किताब क्लियर है। अब अपने ऊपर किसी का कुछ नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा सेकंड्स कौन बोल रहा है, क्योंकि जिसने ज्यादा बोला होगा ना उसका आंसर ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में सुनना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। एक को चिंटी है जिन्होंने मुझे भेजा है, 30 सेकंड का भेजा है, आखिरी में इनका 149 है, देखता हूं मैं क्या बोल। Section number 130 says that reopening of account on court or tribunal order, and section number 131 says voluntary revision of financial statement or board report. Section 130 में it is done after application was made by SEBI, income tax, CG or any other statutory body, और section 131 में it is done voluntarily by company itself, और section 130 में 8 years तक हो सकता है और section 131 में previous 3 years तक हो सकता है, और दोनों में एक चीज कॉमन होती है, that is it is not, both are not possible without NCLT permission. ओ माय गॉड, ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। कौन है बच्चा? अब क्या पता, डी यादव ऐसा कुछ लिखा है। बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है आपका जरा बताइए। बहुत ही अच्छा बोल रही थी आप, यकीनन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको दीक्षा यादव, कहां से हो आप? गाजियाबाद से लड़की, एक बार तालियां बजा दो इसके लिए, बहुत ही अच्छा बोला है। बहुत ही ज्यादा अच्छे आवाज में, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में इन्होंने पूरा जवाब दिया है। दीक्षा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्या बात है, मजा आ गया। दीक्षा को प्राइज मिलने जा रहा है। अब ऐसा इंसान जिसको प्राइज नहीं मिलेगा फिर भी मैं इनका आंसर सुनना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 130। अरे ये लड़की ने कट कर दिया, मैं पढ़ने गया तो। कमाल है लड़की, देखो मैं पढ़ने गया कट कर दिया, ऐसा कोई करता है क्या? 130 says that reopening of accounts, books of accounts by tribunal order when application is made by SEBI, income tax, CG or any other statutory body, only when the approval is given by NCLT. Section 131 says voluntarily reopening of books of accounts by the company when company feels that they have not followed the guidelines of section 129 and 134, and in section 131 they can revise the books of accounts up to last three preceding financial years.
ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने 129 और 134 का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो दोस्तों 131 को समझ के देखते हैं। 131 को आपने समझा है, मैंने भी समझा है, एक बार देख लेते हैं। सर आप वापस से पढ़ोगे? बेटा देखो कैसा है ना, आपके दिमाग में इतना ठूस देंगे ना, इतना ठोक देंगे ना, आप चाहकर भी उसको भुला ना पाओगे। आप मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। आप मेरी बातों को भुला दो, ये मैं मुमकिन होने नहीं दूंगा। दोस्तों आपके सामने इट इज सेक्शन नंबर 130। एवरीबॉडी आर देयर, कम ऑन, लेट्स रॉक, कम ऑन गाइस, टेल मी। दोस्तों चाहे 130 की बात हो, चाहे 131 की, रीओपनिंग मुमकिन नहीं होगा जब तक एनसीएलटी की परमिशन नहीं होगी। दोस्तों 131 में जाएंगे 3 साल पीछे तक, और 130 में जाएंगे 8 साल पीछे तक, यानी कि सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी अगर एनसीएलटी को यह प्रूव कर देती कि आपके यानी कोई फलाना फलाना कंपनी में फ्रॉड हुआ है या कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, अगर एनसीएलटी को अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, तो दोस्तों एनसीएलटी इनके बुक्स ऑफ अकाउंट जो आरओसी को सबमिट हो चुके हैं उनको रीओपन करने का राइट दे सकता है, पर यह करते समय उनको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग होल्ड, यानी कभी कभी हो सकता है रिजेक्ट भी हो गया, तो आप बोलेंगे, आपको लगता नहीं सीएजी को, सेबी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ तो बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, अगर रिजेक्ट हो गया तो। अगर ये स्क्रीन को ध्यान से पढ़िएगा, कुछ 2 सेक्शन का नाम लिखा हुआ है। 129, 134, 129 talks about the financial statement fact and 134 talks about the board of directors का रिपोर्ट। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाते समय अगर उन्होंने जो 129 में लिखा था और 134 में जैसा लिखा था उन्होंने वैसा फॉलो नहीं किया था, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को महसूस हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे कैन नॉट डू इट अनलेस दे टेक द परमिशन फ्रॉम एनसीएलटी को लगेगा वाकई में जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो एनसीएलटी 3 साल तक के पीछे तक जा जाके उसको रिवाइज कर, यानी कि दोस्तों अभी 21-22 चल रहा है, तो 20-21, 19-20, 18-19 ये 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट किया उसको कर सकते हैं रिवाइज। बट दोस्तों ये करने से पहले एनसीएलटी ने एक बार इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए, सेबी, हे सेबी, आईटी डिपार्टमेंट, हे आईटी डिपार्टमेंट, ये उनकी खुद की जो बैलेंस शीट उन्होंने सबमिट की थी आरओसी में उसको वो चेंज करना चाह रहे हैं, क्या हम उसको चेंज करने दें क्या? ओके गाइस, आई थिंक सेक्शन नंबर 131 इज ओवर। ओके, आई थिंक एवरीबॉडी इज देयर विद मी, एवरीबॉडी इज देयर विद मी। मेरे को आपको देखने दो भैया अभी आपकी चैटिंग कहां तक चल रही है। ओके ओके, लेट्स रॉक, कम ऑन, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 132। दोस्तों 132 की बात करने से पहले 133 की बात कर लेते हैं, देखते कौन जवाब देगा। वॉइस नोट आना चाहिए मेरे पास में। व्हाट इज 133? कौन जवाब देगा? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। व्हाट इज सेक्शन नंबर 133? 133। आई वांट टू नो व्हाट इज इट। इट इज अबाउट नफरा। पर क्या नफरा, क्या है वो? क्या आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। अभी तक वॉइस तो डिटेल में समझाओ भाई, भागो मत, अच्छे से समझाओ, अच्छे से डिक्लेयर, ऐसा क्लैरिटी आना चाहिए ना आपकी आवाज में, क्या लगना चाहिए 133 को क्या बोला है, क्या बोला है। सबसे जो पहले एक जवाब देगा उनको हम लोग देंगे प्राइस। एक चिंटी थी दीवाने से, उसका मैं वॉइस नोट पढ़ रहा हूं। ओके, देखते कितने लोग जवाब देंगे। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। एक मेरे पास वॉइस नोट प्राप्त हुई 18245, क्या नंबर है पता नहीं, देखते हैं क्या बोल रही है। 133 में आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बना के वो नफरा उसको रिकमेंड करता है, और वो ऐसे नफरा को रिकमेंड करता है, उसको बना के वो नफरा उसको रिकमेंड करता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करके पब्लिक तक पहुंचाती है ऑफिशियल गैजेट में। और जब नफरा नहीं आया था 2013 से लेके 2018 तक, तब तक वहाँ पे एनएसी था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, और उसी के जो उन्होंने अप्रूव किया था वही हम क्या चिंटे हौली हो गई है। थोड़ा सा जवाब अगर पूरा दे दी तो क्या, वैसे आपने जवाब बहुत सही दिया था, थोड़ा सा अधूरा छोड़ा, कोई बात नहीं, अच्छा बोल रही थी, पता नहीं बीच में रुक गई।
सर सेक्शन नंबर 131। बेटा सेक्शन नंबर नहीं, सेक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्शन। ओके। सर सेक्शन नंबर 131 में आप सुनो, आप सुनो, आप लोग को भी मजा आएगा। प्रेस्क्राइब करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ही अच्छा बोल रहा है बच्चा, पर मुझे सेक्शन नंबर सुन के थोड़ा सा डाउट आ गया, क्या बोल रहा है? सर सेक्शन नंबर 131 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और वो उसको अप्रूव किया जाता है नफरा के द्वारा। और आईसीआई के ऊपर जो बेटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है मुन्ना मेरा बच्चा? तू क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा नहीं बोलते बिट्टू। चलो हाँ, अब देखते। एक लड़की थी दीवाने से जिन्होंने मुझे जवाब दिया है। चलो और एक आज का सवाल पढ़ते। वैसे आप लोग के आज ये सवाल में कोई मजा नहीं आया, एक आखिरी में एक बच्चे का सवाल पढ़ते। सेक्शन 133 कहता है कि जो नफरा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करेगा। आईसीआई बना सकता है लेकिन उसके जो फाइनल अप्रूवल है वो नफरा से ही मिलेगा। आईसीआई का जो पावर है वो चलता है अनलिस्टेड कंपनीज पे, लेकिन जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है लिस्टेड उन पे अपना नफरा का ही पावर चलता है और जो भी है सारा मेन हेड नफरा ही है। ये तो क्या ये इन्फॉर्मेशन किसने बोला था तुझे 133 में देने के लिए? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। सेक्शन 133 में आईसीआई ने जो रिकमेंड स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, नफरा उसको चेक करता है और फिर वो कंपनीज को प्रिस्क्राइब करता है उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने कंपनी अकाउंट्स को बनाने के लिए। चलो मैं सारे लोगों के जो जवाब थे उसको कंसोलिडेट करता हूँ। सबसे पहले जो जवाब दे रहा बहुत अच्छा था, उन्हीं को ही मैं प्राइज देना चाहूंगा। एक जिनका ये क्या नाम है, नेटवर्क उड़ गया था बेटा, कोई बात नहीं, आपको ही प्राइज देंगे। वही हम यूज करेंगे, वही सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करके। इनका जो आंसर इनकम्प्लीट रहा था वो वापस बोल रही है। 18245 आप ये इनाम जीतती हो हमारी ओर से। कांग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर। एंड दोस्तों 133 वाज वेरी इजी सेक्शन। देश में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता कौन है? आईसीएआई। पर आईसीआई के बनाने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पब्लिकली नोटिफाई नहीं करता है अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अप्रूवल जब तक ना आए वो देश में लागू नहीं होता। सर नफरा को अगर कोई चीज अच्छी ना लगे कोई बात नहीं, चेंजेस लाएंगे और चेंजेस लाने के बाद में उसको और मॉडिफाई करेगा आईसीआई, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगा, देन इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी याद रखिएगा, मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, आप बताएंगे जब तक नफरा नहीं आया था तब तक किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते थे? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच वर अप्रूव्ड बाय एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ओके, अगला पॉइंट यार आपके सामने। एंड 132, ओ बेबी, व्हाट इज 132? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नफरा। अभी सर 133 में और 132 में, अरे 132 इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। नफरा को कौन लाया? बाकी कितने लोग रहते? कितने लोग चाहिए उसमें? एक चेयरपर्सन चाहिए। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं मेंबर्स, अदर मेंबर्स, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नफरा का काम क्या होता है? नफरा का काम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है उसको वेरीफाई करना और अप्रूवल देना। दूसरी बात दोस्तों, हाँ उसके बाद में बोलो ना काम क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्लासेस का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जो आगे का है, उन स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म्स की क्वालिटी ऑफ ऑडिट चेक करना। और तीसरी बात दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो फ्रॉड्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट भी करता है। यानी कि दोस्तों आप जैसे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसकी कैटेगरीज में आते हैं तो उनको वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। देश में ऑडिट फर्म का स्टैंडर्ड ऑडिट कहे ऐसा ना हो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट झूठी बैलेंस शीट पे अगर साइन कर दे तो दोस्तों बहुत सारे लाखों लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर देखने के बाद में कंपनी में पैसा निवेश करते हैं वो लोग सारे के सारे डूब जाएंगे। इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आज के बाद में ऑडिट करते समय ऑडिट की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो नफरा उसकी वाट लगा सकता है। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स दैट।
दोस्तों जिस पर्सन को यहां पे चेयरपर्सन या मेंबर बोल के बुलाया जाएगा उसका अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस, लॉ में, सब में विशेष नॉलेज होना जरूरी होता है। अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, जब वो चेयरपर्सन या मेंबर बोल के अपॉइंट होगा उस समय कोई भी ऑडिट फर्म से उसका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अगर चेयरपर्सन और मेंबर की वो जॉब छोड़ दे उसके बाद में भी 2 साल तक उसका कोई भी ऑडिट फर्म से संबंध नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पावर टू इन्वेस्टिगेट हमने पहले ही पढ़ लिया था इसको, ओके। पर दोस्तों जब नफरा इन्वेस्टिगेट करेगा बाकी सब पानी, हम है, बाकी सब पानी कम है। दोस्तों जब नफरा काम करेगा तो बाकी किसी का भी, अगर नफरा काम कर रहा है, सेबी बोलेगा मैं, सीआईडी बोलेगा ए चुप, मैं कौन हूं, नफरा जब आया बाकी सबकी छुट्टी। आगे बात कर दोस्तों, नफरा के पास इतनी पावर है ना जैसी सिविल कोर्ट के पास में होती, जैसे कि चलो बुलावा आया है, नफरा ने बुलाया है, जय नफरा की। भाई और बहनों, नफरा के पास में सिविल कोर्ट का राइट होता है, यानी कि वो समन्स भी लगा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स के लिए बोल सकते हैं, बुक्स पे यकीन ना आए वो उसको एफिडेविट करने का बोल सकते हैं, उससे भी यकीन ना आए तो वो विटनेस को बुला सकते हैं। हाँ, इतना पावर नफरा के पास में, इतना है नहीं, जो ऑडिटिंग फर्म गलत करती है ना उनको वो पनिशमेंट भी दे सकती है, कम से कम 6 महीने के लिए जेल में डाल सकती है, नहीं जेल में 6 महीने तक उनका सीओपी कैंसिल कर सकती है, मैक्सिमम 10 साल तक सीओपी कैंसिल कर सकती है, फाइन भी लगा सकती है। जो इंडिविजुअल है ना, कम से कम 1 लाख पर जितना उसने रेवेन्यू रिसीव किया ना उसके 5 गुना, इतना मैक्सिमम, इतना कम से कम 1 लाख मैक्सिमम जो हमारा वो होगा उसके 5 टाइम्स रेवेन्यू, जितना फर्म जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, सॉरी जो इंडिविजुअल ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया उसका 5 टाइम्स। और अगर मैं फर्म्स की बात करूंगा तो कम से कम 5 लाख, और दोस्तों उनके फर्म का टोटल रेवेन्यू का 10 गुना, इतना तक उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। देखता हूं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, क्या कर रहे हैं? अरे दोस्तों आप हो गए मेरे साथ? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आप लोग सब सही चल रहा है, बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये रहा आपके सामने भाई और बहनों, दोस्तों नफरा के अंदर बहुत सारा पैसा आएगा, पैसा गवर्नमेंट का होगा, इसलिए उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, ना कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीएजी ने ऑडिट करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सीएजी ने ऑडिट करने के बाद में उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के बाद में याद रखना, नफरा को एनुअल रिपोर्ट भी बनाना जरूरी है। नफरा ने पूरे साल भर में क्या कुछ किया इसका एनुअल रिपोर्ट भी नफरा ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 2 चीजें होगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कौन से 2 चीजें होगी, एनुअल रिपोर्ट, और दूसरी कौन सी चीज होगी, ऑडिट रिपोर्ट। ये दोनों भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आई है, उन्होंने पार्लियामेंट के पास में देना चाहिए। दोस्तों कितने बार मीटिंग लेना चाहिए, जितना रूल्स में लिखा है नफरा ने उतनी बार मीटिंग लेना चाहिए। नफरा से अगर आप खुश नहीं तो आप कहा जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। दोस्तों उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम करने में हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉइज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि वहां पे चेयरपर्सन और मेंबर होंगे, सारा काम का बर्डन होगा, इसलिए सेक्रेटरी और अदर मेंबर को भी, अदर एम्प्लॉइज को भी अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ओके सर, आपसे मेरा सवाल है देवी और सज्जनों, आपको जवाब देना है। नफरा shall have power to monitor, enforce compliances with accounting standards, auditing standards, oversee the quality of services. सर क्वालिटी सर्विस हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, कुछ स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी ऑफ सर्विस को देख सकते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सबसेक्शन 4 में लिखा था वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सबसेक्शन 2 में लिखा था वो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी चेक कर सकते हैं। किसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, किसके इन्वेस्टिगेशन? अरे वो बड़े बड़े कंपनीज की चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबका नहीं। अगर लिस्टेड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उसकी बात करेंगे, अनलिस्टेड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर हर कोई अनलिस्टेड कंपनी नहीं, वो अनलिस्टेड कंपनी जो बहुत बड़ी होती है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा होगा, जिसका बोरिंग 500 करोड़ से ज्यादा होगा, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से नहीं, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा होगा, ऐसे कंपनीज का चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि ऑडिट फर्म की बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब ऑडिट फर्म। चौथी बात, अगर गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यह कह दे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पब्लिक इंटरेस्ट में यह कह दे कि इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ऑडिट फर्म का
ऑडिट होना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तो नफरा उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। या फिर कोई दोस्तों फॉरेन सब्सिडरी होंगी जिसका हेड ऑफिस, जिसकी होल्डिंग कंपनी इंडिया की होगी, तो इंडिया के टोटल नेटवर्थ का या इंडिया के इनकम का, अगर वहां के फॉरेन सब्सिडरी का नेटवर्थ 20%, यानी फॉरेन सब्सिडरी का इनकम, फॉरेन सब्सिडरी का नेटवर्थ इंडिया के नेटवर्थ से या इंडिया के इनकम से 20% से ज्यादा होगा, तो उन फॉरेन सब्सिडरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ओके गाइस, कम ऑन। रजत कह रहा है कि आपकी वैसे EISM में 83 मार्क्स है। बढ़िया यार, बढ़िया मार्क्स है आपको, थैंक यू। फॉरेन सब्सिडी मोर देन 20%, बिल्कुल सही करे, बिल्कुल सही। क्या आप लोग मेरे साथ में हो? सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे ढोकलो, मुझे जवाब दोगे कि नहीं? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपका कुछ आना चाहिए, टाइम पास नहीं करने का, मेरे साथ में। मैंने आपको 132 पूरा पढ़ा दिया। बताओ बच्चों 132 किसके लिए एप्लीकेबल है? दोस्तों नफरा जो बड़ी बड़ी ऑडिट फॉर्म्स, नहीं जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन किसका कर सकता है? हर कोई सीए फर्म का नहीं, ऐसी सीए फर्म जो लिस्टेड कंपनी की सीए फर्म है। दूसरी बात, अनलिस्टेड कंपनी, वो भी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिसका क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट डू यू कॉल इट, जिसका हम लोग पेड शेयर हो गया, जिसके बोरिंग 500 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे अनलिस्टेड कंपनी के सीए फर्म, या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी के सीए फर्म्स, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंपनीज का नाम लिया उसके सीए फर्म्स, या फिर जो फॉरेन सब्सिडी जिसका 20% इनकम या 20% नेटवर्थ हमारे कंपनी के टोटल नेटवर्थ और टोटल इनकम से ज्यादा होगा, ऐसे कंपनीज का सीए फर्म का भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और साथ साथ में उनकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट को भी चेक कर सकते हैं। यानी कि नफरा के पास में इतना वक्त नहीं कि हर कोई छोटी छोटी चीज में, अरे छोटी छोटी चीज के लिए वैसे भी आईसीए तो चेक करता ही है ना, पर बड़ी चीज में देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर जो सीए फर्म है उसके ऊपर आईसीए की नजर नहीं है, आईसीए तो सीए फर्म के ऊपर नजर रखती है। पर जो बच्चों बड़े बड़े कांड होते हैं ना, जो बड़े बड़े जैसे कि आईएलएफएस का कांड हुआ, पंजाब नेशनल बैंक के, ऐसे कंपनीज के ऑडिट फर्म को चेक करने का राइट जो है वो नफरा को दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। Okay. 134 guys, ladies and gentlemen, we are moving on section number 130. For आप लोगों में से मुझे आना चाहिए वॉइस नोट। आप सभी जानते हैं दिस सेक्शन इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। वन इज ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वन इज अबाउट बोर्ड रिपोर्ट। आप में से कौन जवाब देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए किन लोगों की सिग्नेचर की जरूरत होती है? देखते सबसे पहले मेरे वॉइस नोट में किसका हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे पहले मतलब किन लोगों के साइन की जरूरत होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए किन की सिग्नेचर की जरूरत होती है? ये आप मुझे जवाब देंगे। पिछला जो जवाब दिया था उन्होंने अपना अभी तक नाम नहीं बताया। ओके, देखते कौन जवाब दे रहा है। सबसे पहले जवाब मेरे पास प्राप्त हो रहा है। कम ऑन, देखते कौन जवाब देगा। किन लोगों की सिग्नेचर होना चाहिए तो हम लोग मानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट है। ओके, मेरे पास एक लड़की जिसका जवाब है, जिसका नाम है आरिफा। अरे इस क्लास में लड़के है क्या? नहीं कोई? अरे लड़के, सारी लड़कियां जवाब दे रही है। अरे ढोकलो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? रे लड़कियों की सिर्फ जवाब आ रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुनने का काम कर सकते हैं आप, एक वॉइस नोट नहीं भेज सकते आप। Section 134 states authentication of financial statement and board report. Director's responsibility statement should, with proper explanation, should also be annexed. Board report should be signed by one person in case of OPC or in other. अरे क्या बोल रही है? अरे क्या बोला इसने? बेटा क्या जवाब दे रही है आप? चेयरपर्सन की सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसकी जगह 2 डायरेक्टर। ये जवाब मुझे लग रहा है कि सही आने वाला है। 94092 ऐसा कोई नंबर दिख रहा है मुझे। ऐसा इन लोग, इसकी आवाज है। लड़की बताएं आपका नाम क्या और आप कहां से? हो सकता है आपका जवाब सही है। चेयरपर्सन की सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उसकी जगह 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर होनी चाहिए, जिसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और साथ ही साथ CFO, CEO और CS की सिग्नेचर जरूरी है। आपने थोड़ा सा इतना ऐड करना चाहिए था। साक्षी गुप्ता कहां से? आप बताइए कौन सी जगह पे हो आप? साक्षी गुप्ता जवाब दे रही है इस समय। और जिन्होंने कहा
कंपनी में चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और चेयरपर्सन नहीं है तो उसके जगह पे दो डायरेक्टर साइन करके उसमें से एमडी होना चाहिए। और कंपनी में सीईओ है तो सीईओ साइन करेगा, सीएफओ है तो सीएफओ साइन करेगा, सीएस है तो वो साइन करेगा। आपने है तो नहीं बोला था, आपने कहा सीएफओ साइन करेगा, सीएस साइन करेगा, सीईओ। अरे बेटा नहीं हो तो क्या क्या करेंगे? नहीं है तो नहीं करेंगे। ये साक्षी गुप्ता है बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आर गेटिंग वन प्राइज टुडे। ये है लोनावला, महाराष्ट्र से बिल्कुल मेरे बगल में रहती है, यहां से 60 किलोमीटर दूर पे मेरे से रहती है बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बात है। लोनावला में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे, कंडाला के गाड़ के ऊपर फोटो खींच के लाएंगे। Hey guys, come on, welcome back. Are you ready? Come on. दोस्तों अब बात करेंगे आपसे। आप देखते हैं दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। अगर जो ओपीसी होती है, अगर उसमें एक ही डायरेक्टर होगा और उस डायरेक्टर ने साइन की होगी, तो आप क्या उसको वैलिड मानेंगे? नहीं मानेंगे? वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखते दोस्तों, ओपीसी के केस में एक ही डायरेक्टर ने अगर साइन कर दी तो क्या आप उसको वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस 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 वैलिड, यस 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 यस, बिल्कुल सही करें। अगर एक भी डायरेक्टर ने साइन कर दिया तो उसको हम लोग वैलिड मानेंगे। अगला सवाल आपके सामने यूरोप। कम ऑन गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? इन 2014 यानी कि 14 के रूल्स होना चाहिए। इन 2014 आपको याद नहीं आ रहा है? आपको याद नहीं हो रहा है? आपको याद नहीं हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको याद क्यों नहीं हो रहा है? आप पार्टी कर रहे हो? दोस्तों कम ऑन यार, प्लीज आंसर। ये आपने कल ही किया था। कम ऑन, इन 2014 डायरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 186 इंडिपेंडेंट रिलेटेड पार्टीज के साथ में वो अफेयर करे। इतना ही नहीं, फॉरेन में जाके मीटिंग करे, जो करना बहुत रिस्की है। इसके बदले में, इसके जुर्म में उनको समाज को डिविडेंड देना पड़ा, रिजर्व देना पड़ा, फाइनेंस देना पड़ा, और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। आप सभी जानते हैं ये कौन है? ये जो टेक्निक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हे गाइस, आपको एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ। एवरीवन, आर यू रेडी? कम ऑन। आपको सभी को मेरे साथ में जवाब देना है और आपको यह बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। इन 2014 डायरेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। डायरेक्टर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 186 इंडिपेंडेंट रिलेटेड पार्टीज के साथ में जाके अफेयर करे, और दोस्तों फॉरेन में जाके मीटिंग करे। यह करना बहुत रिस्की था। इसके जुर्म में समाज को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, डिविडेंड, फाइनेंस एंड रिजर्व। आप सभी जानते हैं इसका मतलब क्या? हर एक पॉइंट का एक एक पॉइंट है। 2014 के रूल्स के हिसाब से भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में चीजें डालना पड़ेगी। बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा पिछले साल में आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी आपको डालना पड़ेगी, जिसको हम लोग गाली 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 देखते। गाली का जवाब कौन देगा? आज का और एक सवाल आपसे सही जवाब देने पर हम आपको देंगे सिर्फ 101 रुपए। देखते कौन जवाब देगा दोस्तों 101 रुपए के लिए। अगला इनाम आपके सामने देखते। 8669661234 आप जवाब देंगे। आपको जवाब देना है मुझे। कौन जवाब देगा? गाली क्या होती? गाली, गाली दे रहे, गाली दे रहे, गाली। Full form of GALI is going concern concept, accounting policy, applicability of accounting standard, internal financial control and law. ये अम्मा एक पॉइंट छोड़ दिया आपने। देखते हैं इस लड़के का क्या बोलना है। G is equal to going concern, A is equal to accounting policies, A is equal to accounting records, A is equal to accounting standards, L is equal to legal होना चाहिए, and I is equal to internal financial। और आप जीते हो पूरे 101 करोड़ रुपए। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है,
क्या नाम है चिंटी आपका? आपने जवाब दिया कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर ने लिख के देना चाहिए कि हमने गाली को फॉलो किया है, यानी कि हमने देखा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, हमने देखा है कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, हमने देखा है कंपनी के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन होते हैं, हमारे कंपनी में अकाउंटिंग की पॉलिसी को भी फॉलो किया जाता है, हमारे कंपनी में एक भी नॉन कंप्लाइंट नहीं, यानी कि सबका लॉ फॉलो होता है। एंड आई फॉर व्हाट? कम ऑन, आई फॉर हमारे कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एक फाइनेंशियल में कोई मतलब ये तब आया था जब सत्यम का कांड हुआ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको समझना चाहिए हर कोई बोर्ड रिपोर्ट में गाली देना चाहिए, ताकि डायरेक्टर हो जाएगा एकदम स्ट्रिक्ट कि मैंने खुद ने चेक किया है, गोइंग कंसर्न है, मैंने खुद ने चेक किया अकाउंट, यानी कि उसके ऊपर वो कंपल्सन, उसके वो क्या बोलते हैं, उसके एक बार आपने लिख के दे दिया इसका मतलब कि इट बिकम्स बाइंडिंग। ये सही जवाब देने के लिए आपके सामने थी डॉली मधवानी, बालाघाट एमपी से। बालाघाट एमपी से डॉली थी। डॉली बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने जीते 101 करोड़ रुपए। एक बार सभी लोग डॉली के लिए तालियां। सर आप क्या पढ़ाना चाहते? दोस्तों एग्जामिनेशन में 4 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। क्या पूछा था? गाली क्या होता है, यानी कि वो पूछा था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको याद रखना जरूरी है। आपसे एक सवाल पूछेंगे दोस्तों, ये एनुअल क्या है? आपने बोर्ड रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट का भी जिक्र करना चाहिए। 186 यानी कि आपने कौन से पार्टीज को लोन दिया उसका जिक्र करना चाहिए। रिलेटेड पार्टीज के साथ में आपने कोई व्यवहार किया, कोई ट्रांजैक्शन किया, जिसको कुछ आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, उनसे पैसे लिए होंगे या उनको दिया होगा या माल बेचा होगा, उसका जिक्र भी हमने बोर्ड रिपोर्ट में लिखना चाहिए। साथ साथ में हमारे कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के चले गए, कितने नए आए, उनका जिक्र भी आप होना चाहिए। अफेयर के बारे में भी आपको लेना, हमारे पास में जो अफेयर हमारी कंपनी में जो इस साल में नई नई चीजें हमने की है उसके बारे में आपको लिखना है। फॉरेन एक्सचेंज हमने कुछ इस साल को जमा किया है कि नहीं, हमारे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग होती है, क्या मीटिंग कितने बार हुई थी, कौन से लोगों ने अटेंड की थी, उसका जिक्र भी बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, आप जानते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क आने वाली है उससे बचने के लिए क्या हमारी कंपनी ने कुछ किया है। समाज यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर हमारे कंपनी क्या कुछ किया है। फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा, हमारे कंपनी में क्या फाइनेंस है, क्या अच्छा क्या बुरा है। डिविडेंड कितना देने का हम लोग सोचते हैं, रिजर्व कितना देने का हम लोग सोच रहे हैं, और साथ साथ में जिन ऑडिटर ने हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लिया होगा तो उसका रिप्लाई भी हम लोग बोर्ड रिपोर्ट में देते हैं। दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजें जो रूल्स में लिखी होती है वो भी लिखते हैं। इसी के साथ में दोस्तों 134 सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। अब दोस्तों इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 135। इट्स अबाउट CSR। ओहो सर थैंक यू सर, आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुने एंड हम बहुत ज्यादा स्पेशल फील कर रहे हैं कि आप दे रहे हैं हमें ये गिफ्ट। Oh my God! I'm so happy about it, baby. I'm so proud of you. जो भी बालाघाट की चिंटी डॉली जिनका नाम है, उन्होंने अभी कहा कि वो बहुत खुश है। आपकी खुशी में हमारी खुशी। डॉली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दोस्तों 135 के आप करेंगे समाज की सेवा, corporate social responsibility. We have seen lot of examples like Reliance, Tata, Mahindra and Mahindra. दोस्तों हर कोई बड़ी कंपनी जिन देखो बच्चों CSR उनको एप्लीकेबल हो जाता है जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा होगा, या 500 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ होगी, या प्रॉफिट 5 करोड़ से, याद रखना 1505 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ प्लस 500 करोड़ प्लस 5 करोड़ यानी कि 1505 करोड़। हाउ विल यू रिमेंबर इट? यानी कि ये देख लीजिए, याद करना, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग दिस हैविंग इट्स अ ब्रांच ऑफिस हैविंग व्हाट, चाहे वो इंडिया। अच्छा बच्चों, क्या ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये सिर्फ इंडिया के कंपनी को है, या जो फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में आके बिजनेस करती है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे कि सैमसंग है, जैसे कि एप्पल है, जैसे कि ये जो जितनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है पर इंडिया में धंधा कर रही है, तो क्या इसको फॉरेन कंपनी कहेंगे? हाँ कर दो ना, फॉरेन कंपनी बोलो। क्या इनको भी CSR? जी हाँ, इनको भी CSR एप्लीकेबल है। कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है दोस्तों? जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, अब ये 500 करोड़ से ज्यादा बोलता हूँ, 500 करोड़ और मोर, 1000 करोड़ और मोर, प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यहां पे याद रखना। ये मत बोलना जैसे आप सेक्शन नंबर 138 में बोलते ना, इंटरनल ऑडिटर किसके लिए एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड में DPLT, वहां पे यहां पे लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ नहीं है।
यहां पे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जो 1505 तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो लिस्टेड ना हो, उनको लग जाएगा सीएसआर। सर सीएसआर की कमेटी बनाने की जरूरत क्या है दोस्तों? ऐसे लोगों को सीएसआर की कमेटी बनाना पड़ेगी। वो सीएसआर की कमेटी के अंदर कुछ डायरेक्टर सपोर्ट होंगे जो डिसाइड करेंगे शेड्यूल 7 के किस किस जगहों पर हम लोग पैसों का यूज कर सकते हैं। सर पॉलिसी कौन बनाएगा? कमेटी बनाएंगे। पॉलिसी का रिव्यू कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके हिसाब से पैसे देंगे, वो पैसे लगाने का काम सीएसआर कमेटी का। वापस जो काम किया उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? सीएसआर कमेटी करेगा। दोस्तों अगर शाहरुख खान ने इंडिया के बाहर जाके पाकिस्तान में जाके अगर पैसे लगा दे तो उसको सीएसआर नहीं कहेंगे। दोस्तों अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ सेवा करते हैं तो उसको सीएसआर नहीं करेंगे। हम अपने एम्प्लॉयज को अगर डिस्काउंट दे तो उसको सीएसआर नहीं कहेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शेड्यूल 7 के हिसाब से कुछ आइटम आप बताइए कौन से? शेड्यूल 7 किसको बोलते हैं आप? शेड्यूल 7 में लिखा है गंगा को स्वच्छ करो, वो सीएसआर। कोविड के लोगों को हेल्प करो, वो भी। पीएम केयर में पैसे दे दो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को पैसे दे दो, या फिर रूरल डेवलपमेंट करवा दो आप, या फिर महिलाओं को प्रोटेक्शन, महिलाओं क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करो, जेंडर इक्वलिटी यानी कि महिला और पुरुष को भेदभाव हटाने के लिए अगर आपने कुछ किया होगा तो दोस्तों आपने ये सब काम या फिर ऐसे तरीके के रिलेटेड कुछ आपने काम किए होंगे तो आपका सीएसआर माना जाएगा। दोस्तों सीएसआर नहीं करने पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आखिर क्यों ऐसा क्यों पर हुआ जानू ना, मैं जानू ना। आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा कि आखिर क्यों 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 आपने पैसों को नहीं लगाया। साथ साथ में पनिशमेंट भी आपको देंगे, आपको फाइन भी लगाया जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं कितना देना पड़ता है सीएसआर? पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना उसका 2% मैक 2% आपने कम से कम सीएसआर। सर अगर हमने इस साल अगर बहुत सारे पैसे लगा दिए तो अगले साल सेट ऑफ मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। ये कोविड के जमाने का अमेंडमेंट है, बाद में आपको क्या मिलेगा? सेट ऑफ मिलेगा। जरा डायरेक्टर की बात करेंगे दोस्तों, अगर लिस्टेड कंपनी तो कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए उसमें से एक तभी आईडी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी। सर जो अनलिस्टेड कंपनी जो प्राइवेट कंपनी वहां पर भी 3 होना चाहिए, पर वहां पर आईडी की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी अगर वहां पर 2 ही डायरेक्टर होंगे तो उनके सीएसआर में भी 2 ही डायरेक्टर होना चाहिए। सर फॉरेन कंपनी में भी 2 ही डायरेक्टर होना चाहिए। ओके अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछू क्या? मैं आपसे पूछू क्या सर? किसको कौन सा प्रॉफिट मानेंगे? 198 सेक्शन के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है ना वही 135 के लिए यूज किया जाता है। पर सर मैं और एक सवाल पूछूं आपसे, बताओ कौन से प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर मान लो जिस कंपनी का डिविडेंड इनको आता है और वो कंपनी ऑलरेडी सीएसआर में है तो उसके डिविडेंड को हम लोग पीएनएल के इनकम में नहीं मानेंगे। साथ साथ में हमारे कोई फॉरेन सब्सिडी से हमारे पैसा आता है और उस फॉरेन सब्सिडी ऑलरेडी वो उधर के कंट्री में सीएसआर कर रही है तो उसकी इनकम को 198 में न मिलाया जाए। अगला सवाल आपसे ये रहा। अब दोस्तों इंडिया के बाहर या फिर आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर कुछ किया होगा तो उसको भी सीएसआर हम लोग नहीं मानेंगे। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही है सीएसआर कहां पे पैसे लगाएंगे? हंगर में, एजुकेशन में, जेंडर इक्वलिटी, एनवायरमेंटल के सस्टेनेबिलिटी, नेशनल है ये बात मैं बोलना होगा। महिलाओं के जो विडोज होती है, जो हमारे सोल्जर्स की जो विडोज होती है, जो डिफेंस के लोगों की विडोज होती है, उनको पैसे देंगे तभी भी वो सीएसआर मानेंगे। साथ साथ में नेशनल हेरिटेज यानी कि ताज जैसे जो होते हैं, ताजमहल जैसी जो चीज़ों को अगर हम लोग बचाने के लिए कुछ पैसे देते हैं तो उसको भी सीएसआर कहा जाता है। रूरल सपोर्ट है, नेशनल रिलीफ फंड यानी कि पीएम केयर जैसे फंड्स में रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्लम एरिया धारावी जैसे जो झोपड़पट्टी उसके डेवलपमेंट के लिए, इन सबको देंगे। तो दोस्तों सीएसआर क्या हमारी कंपनी ने खुद ने करना चाहिए या हमें ऑलरेडी? देखो बच्चों सेक्शन 8 कंपनी में या रजिस्टर्ड ट्रस्ट में या रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत जो लोगों ने अपनी सोसाइटीज या ट्रस्ट कुछ बनाए होंगे तो आप उनको दे सकते हो अगर उनका 3 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हमें भी लगाना है यानी रिलायंस को अगर ऐसे पैसे लगाना है तो रिलायंस को भी सेक्शन 8 के तहत या सेक्शन 8 के तहत कंपनी बनाना पड़ेगी या ट्रस्ट बनाना पड़ेगी या रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी बनाना होगी, उसके द्वारा आप पैसे लगा सकते हो। ओके ये सब हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 135। आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया दोस्तों। सेक्शन नंबर 135 आपको याद आया क्या नहीं आया? अरे दोस्तों आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम ऑन गाइस। सर आप जब ये बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि अब इसको समराइज कैसे करें। अरे दोस्तों ये चार्ट है अपने पास, आप क्या डरते हो? अपने पास चार्ट है ना, चार्ट से सब दिखेगा। सर आपने चार्ट का इस्तेमाल नहीं किया? अरे मैं भूल गया था, आप कर लो अभी यहाँ से अगर आप चाहे तो। कितना सिंपल तरीके से लिखा होता है। चलो दोस्तों आज ही हमने 129A को देखा। क्या बोला था मैंने 129A में कि गवर्नमेंट चाहती है तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज जो अनलिस्टेड होती है उनको ये बोल सकती है कि तुम पीरियोडिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ना कि सिर्फ बनाओ,
वो ऐसे फॉर्मेट में बनाओ जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगा। इतना ही नहीं, उनका आपने बनने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अप्रूवल भी लेना चाहिए, और साथ साथ में बोर्ड रिपोर्ट का अप्रूवल तो चाहिए ही, साथ साथ में आपको ऑडिट का भी रिपोर्ट लेना पड़ेगा। और आपने इतना ही नहीं, जो रिलेवेंट पीरियड आपका क्वार्टर होगा तो क्वार्टर होने के 30 दिनों के अंदर आपने आरओसी को सबमिट करना चाहिए। ये हमने 129A में पढ़ा था। सर यहां से पढ़ना तो आज ऐसा लग रहा है बहुत ही आसान हो गया। अरे बच्चों, मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही आसान है ये यहां से पढ़ना। चलो मैं यहां से कुछ सेक्शन आपके रिवाइज कराता हूं। ये चार्ट पढ़ा मतलब आप बहुत आगे जाओगे। चलो 166, 136, 137, 138 तीनों के तीनों हम लोग कहां से करेंगे मालूम क्या? चलो चार्ट से करते। बता रहे बच्चों 136 में क्या लिखा था दोस्तों? 136 में क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, सीएफएस किसको देना चाहिए? रजिस्टर। एक बार चार्ट बुक खोल के बैठेंगे आप प्लीज, सभी लोग चार्ट बुक खोल के बैठे। अब मैं यहां से रिवाइज करा रहा हूं। क्या देना चाहिए? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड है, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट किसको देना चाहिए? जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है या डिबेंचर ट्रस्टी या फिर और भी कोई बंदा जो इंटरेस्टेड होगा उनको देना चाहिए। कब देना चाहिए? 21 डेज बिफोर। किसके 21 डेज बिफोर? एजीएम के 14 दिन पहले। अगर वो सेक्शन 8 की कंपनी तो 14 डेज पहले चलेगा। पर दोस्तों कभी कभी हमारे कंपनी के पास में कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो जितने मेंबर्स है उसके 95% लोगों ने बोल दिया कोई बात नहीं, 21 दिन के पहले भी दे सकते हैं, यानी कि 10-12 दिन के पहले दे सकते हैं, 8 दिन के पहले, तभी भी चलेगा। ये कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, उसके अंदर जितनी भी टोटल वैल्यूएशन है कंपनी की, उसके 95% लोगों ने हां कहना चाहिए, 95% वैल्यू के लोगों ने हां कहना चाहिए। पर वो संख्या में, उनकी संख्या जो है टोटल संख्या के 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ऐसे 50% से ज्यादा लोग चाहिए जिनकी टोटल वैल्यूएशन इज कमिंग नॉट लेसर देन 95%। उतने लोगों ने हां कह दिया तो 21 दिन से कम भी अगर नोटिस देंगे तो भी चलेगा। ओके अब दोस्तों ये सब आपने दिया, ये सब आपने दिया, ये सब आपने दिया। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसको देना कैसे चाहिए? भाई सबसे अच्छा तरीका होता है फिजिकल कॉपी में दे दो। अगर सर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक में चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक में भेजने का राइट जो है ना वो बहुत ही कम कंपनीज को होता है। एक तो लिस्टेड कंपनी को, या दूसरी जो अनलिस्टेड होती है ना, जिसका 1 करोड़ का भी 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए और साथ साथ में 10 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर होना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ, 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसी अनलिस्टेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकती है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर देने की इच्छा है उनकी, तो डीमैट वालों को तो ईमेल तो मिल जाएगा, पर जिसके पास में डीमैट नहीं तो ईमेल नहीं होगा, तो इसलिए अगर लोगों ने खुद से अपना ईमेल आईडी दिया होगा तो आप उस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। अब सर एक बात बताओ कि लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट पर भी अपलोड करना जरूरी है? हाँ जी करना जरूरी है सर, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड चाहे कोई भी कंपनी। क्या अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखना जरूरी है? हाँ, और वो बिजनेस आवर्स में आके कभी भी आपके शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, जो सब्सिडीज होती है तो सब्सिडीज का डेटा तो हम लोग सबको डिटेल में भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि सब्सिडी का डेटा अगर भेजेंगे तो रिलायंस के पास में 400 सब्सिडीज है, सबका डिटेल में भेजेंगे तो हमारी वाट लग जाएगी, इसलिए हम लोग सीएफएस भेजते हैं। पर किसी को बहुत ही खुजली अगर वो देखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे हर एक सब्सिडी के बारे में लिखा होता है। पर अगर आपको डिटेल में आपको चाहिए कि नहीं मुझे फिजिकल कॉपी में ही देखना है, तो शेयर होल्डर रिलायंस कंपनी को बोलेगा कि प्लीज मुझे सब्सिडी का भी फिजिकल कॉपी भेजवा, तो उनको भेजना पड़ेगा। ये सारी बातें देखो यहां पे लिखे हुए। आई होप इट इज डन। सेक्शन नंबर 136 अब यहां पे हो चुका है। एवरीवन आर यू देयर? सीएस की कोचिंग देते हैं हम लोग। एलआईसी को सेल क्यों किया? मतलब पैसे नहीं थे, और वैसे भी हमारे गवर्नमेंट उन सारे कंपनीज में घाटे में जा रही थी, तो क्या करेंगे, इन सबको सेल कर दिया, एलआईसी को सेल कर दिया। आगे चलो अब सेक्शन नंबर 137 की बात करें दोस्तों। मीटिंग होने के 30 दिनों के अंदर अगर मीटिंग हुई होगी और मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हुए होंगे तो आपने विद इन 30 डेज आरओसी को भेजना चाहिए। मीटिंग हुई थी पर अडॉप्ट नहीं हुआ था, आपने प्रोविजनल सबमिट करना चाहिए आरओसी को, और जिस दिन सब्सिक्वेंट मीटिंग होगा उस मीटिंग के 30 दिनों के अंदर आपने फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भेजना चाहिए आरओसी को। पर दोस्तों मीटिंग ही नहीं हुई तो अडॉप्ट ही नहीं होगा, तो आपने इन्फॉर्म करना चाहिए आरओसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड के 30 डेज के अंदर अपने आरओसी को देना चाहिए। और साथ साथ में आपने क्या करना चाहिए मालूम है? आखिर मीटिंग क्यों नहीं ली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। एक बात पूछो, अगर आपकी सब्सिडरी फॉरेन कंपनी है और वहां पे ऑडिट करने की परंपरा नहीं है तो क्या हम अनऑडिटेड सबमिट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, पर वो चाइनीज में नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर उनका फॉर्म, उनका जो फॉर्मेट है वो अलग है। कोशिश करो कि इंडिया के फॉर्मेट में, और नहीं मुमकिन है तो आप उनके फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हो। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, ये सब्सिडीज हो गया ठीक है, ये भी अरे सब पूरा सेक्शन मैंने रिवाइज कर दिया। माय गॉड, मैं कितना टैलेंटेड हो गया मैं।
इतने फटाफट मुझे सब याद आ रहा है यार। अरे मैं कितना होशियार हो गया रे। कितना होशियार हो गया रे। हाँ, XBRL के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अपन ने बहुत इसको रिवाइज नहीं किया आज तक, इसको एक बार देख लीजिए। XBRL आप सब जानते हो, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं ना, उनको 137 में जब वो बैलेंस शीट सबमिट करते हैं ROC को, वो XBRL के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो XBRL एप्लीकेबल किसको है? ये लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी, साथ साथ में जो लिस्टेड कंपनी नहीं होती है पर जिसका मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, ऐसे कंपनीज को, ऐसे कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा और कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा, ये दोनों तीसरा कंपनीज आर कवर्ड इन दिस रूल्स। अरे कुछ गलत लिखा है क्या? पता नहीं क्या क्या लिखा है, कुछ सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। ओके, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कौन से कंपनीज के लिए XBRL एप्लीकेबल है। जो कंपनी लिस्टेड है और जो लिस्टेड नहीं होंगी पर बड़ी कंपनी, यानी कि टर्नओवर उनका 100 करोड़ से ऊपर होगा या पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर होगा, ऐसे कंपनीज को क्या करना जरूरी है? ऐसे कंपनीज को क्या करना जरूरी है? उनको भी XBRL के फॉर्मेट में ही सबमिट करना जरूरी है। ओके गाइस, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ओके, आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट में सेक्शन नंबर 138, आप सभी जानते हैं 138 कहाँ है, एक बार देख लो यहाँ पे 138 को बाद में लिखा हुआ, देखते हैं। ये रहा 138 आपके सामने। दोस्तों 138 को मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कोई है मुझे जवाब दे सकता है? पूरा टोटल 138 समझाइए, मैं पूछना चाहूंगा 138 में इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर, मेरे सवाल सुनिएगा, अपॉइंट कौन कर सकता? 138 में इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकते हैं? 138 कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब मुझे आज वॉइस नोट में देंगे तो मैं आपका सत्कार सम्मान सब कुछ करूंगा। नाम के साथ में बोले हेलो माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस, ऐसे शुरुआत करिएगा और मुझे आपका रिप्लाई आना चाहिए। फिर से एक बार सवाल बताऊंगा, 138 में इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, वो कौन से लोग होते हैं, और 138 के इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं। उम्मीद करूंगा आप जवाब देंगे। देखते देखते कौन जवाब देगा 138 के बारे में। 138, कम ऑन। अरे इतना छोटा इसका आंसर है ही नहीं, उसमें कितना कुछ लिखना पड़ेगा, कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है, उसमें ही तो आपका टाइम जाएगा बहुत सारा। ये लड़का कह रहा है सर आपने आज तक मेरी आवाज एक बार भी नहीं सुनी, अब तो सुन लो। चलो सुनते हैं। Internal auditor is appointed by the board of director. Internal auditor can be CA, CWO, any person decided by the board of director. It is applicable for listed companies and unlisted companies whose paid capital share is 50 crore, turnover is 200 crore, loan borrowing is 100 crore and deposit is 25 crore. For private company, the loan or borrowing should be for 100 crore and deposit for 25 crore. बेटा आप देखकर जवाब दे रहे थे। ओके देखते हैं। सर स्वामी लड़का हूँ, स्वामी कह रहा मैं लड़का हूँ, और मेरा जवाब पढ़ लो आप एक बार। Hello sir, my name is Soumya. Section 138 of the Companies Act says about internal audit. The internal auditor is set up, is appointed by the companies, or listed companies or unlisted public companies who have a paid up share capital of 50 crore rupees, turnover of 200 crore rupees. ये देखकर जवाब दे रहा है। DPLT से अगर बोलता तो लगता कि सही बोल रहा है, ये देखकर जवाब दिया। ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। दिव्या 138 internal audit, who can become? First question. Second answer is CA, CWA or any other person who is decided by the board of directors, and he can be the member of the, he can be the employee of the company or he cannot be the employee of company, and this is applicable to the listed company as well as unlisted company. Unlisted company में 4 cases में it is applicable, that is DPLT, that is deposit, paid up share and loan turnover. डिपॉजिट में 25 करोड़ एंड पेड अप में 50 करोड़ एंड टर्नओवर में
200 crores and loan में 100 crores. And if it is a private company, only two things applicable, that is loan and turnover, and this is for the translation period of 6 months. And ओ माय गॉड, कितनी आवाज चल रही थी. ओके, तो दोस्तों इंटरनल ऑडिटर इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? द कंपनी विच इज लिस्टेड. नंबर 1, अनलिस्टेड में DPLT यानी कि 25, 50, 100, 200 चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो तो. एंड प्राइवेट लिमिटेड में ओनली LT लटक गई 100 करोड़ 200 करोड़, दैट इज लोन टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पे आपको अपॉइंट करना होगा इंटरनल ऑडिटर. सर अगर अचानक से हमारे पास में जब लॉ आ गया, इंटरनल ऑडिटर था नहीं, तो जिस दिन लॉ आया था 6 मंथ्स के अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर का जुगाड़ करना पड़ेगा. कौन से लोग बन सकते हैं? CA बन सकते हैं, CW बन सकते हैं, और इनके जैसे कोई भी और लोग जैसे कि MBA फाइनेंस, CFA वो भी बन सकते हैं. और साथ साथ में आपके साथ में एक सवाल है, क्या इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? दोस्तों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी खुद की जान बचाने के लिए ये इनको अपॉइंट किया जाता है. I hope you understand this. Section 138 is also over. दोस्तों we are done with all the sections. Each and everything is over. Ladies and gentlemen, please make sure you're using all the charts together. This charts will help you. And मोरो जो रेड कलर में दिया होता ना, वो इस बार के आए हुए अमेंडमेंट्स है, तो आपकी नजर भी जाती है. और मोरोवर पूरा इतना बड़ा चैप्टर 1 2 3 4 5 5 चार्ट में पूरा चैप्टर खत्म होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज 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 यूज दिस चार्ट्स. Okay guys, this is done. We are done with this. We are done with this. एक थोड़ी सी बात मुझे आपके साथ करना है, थोड़ा बात कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज के आखिरी में दोस्तों जितने भी अटेम्प्ट अब तक हुए, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? कैन आई टेक ICA क्वेश्चन? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? कैन आई टेक ICA क्वेश्चन? आप सभी लोग जवाब देंगे. अरे चार्ट्स ऑलरेडी आपको दिए हैं ना, ये चार्ट्स में से सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं कर सकता हो, इसकी अलाउड नहीं मुझे. एक बार जरा इसको देखिएगा. ये मैं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उस दिन मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा था आपको. क्या वो बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया. याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखिएगा पर वो इंडिया से एक्सेसिबल होना चाहिए. एक दूसरी बात, इंफॉर्मेशन कंटेन इन द रिकॉर्ड रिटेन कंप्लीटली इन द फॉर्मेट. जिस फॉर्मेट में हमने फिजिकल डेटा रखा है उसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक में भी रखा होना चाहिए. रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रांचेस आती है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए. सर ये आपने तो ऑलरेडी पढ़ाया था, थोड़ा सा एक बार देख रहा था सर. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड लेजिबल फॉर्म, यानी कि उसके अक्षर सुंदर होना चाहिए. देयर शैल बी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, रिट्राइवल स्टोरेज अच्छी जगह पर रखना चाहिए, जब चाहे तब हम लोग ढूंढ सकते हैं ऐसा होना चाहिए. Storage, retrieval, display and printout of the electronic records as the audit committee, if any, the board may deemed appropriate, and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by the law. उसका बैकअप भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, of the company, the backup of the books of accounts and other books and papers of the company maintain electronic form, including place outside India, if any, shall be kept in server physically located in India on periodical basis. समझा मैं क्या बोल रहा था? ये पॉइंट के लिए मैंने आपको पढ़ा है. वो क्या बोल रहा है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते कोई बात नहीं, आपने हो सकता क्लाउड पे भी रखा हो कोई बात नहीं, पर याद रखिएगा वो डेटा जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है ना, पहली बात आपने ऊपर पढ़ी, वो इंडिया से दिखना चाहिए. इंडिया से, मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख दिया और कंपनी इंडिया की और इंडिया से वो इंडिया के लोग उसको देख ही नहीं पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया. एक बात, इंडिया के लोगों को देखना चाहिए, इंडिया से उसका एक्सेस, यानी कि मैं पूना में बैठ के उसको एक्सेस करते आना चाहिए. फिर वो क्या बोल रहा है, अगर आपने इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अगर इंडिया के बाहर भी रखा होगा, किसी क्लाउड पे रखा होगा, जस्ट मेक श्योर शैल बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया. यानी कि उधर से आपने डेटा ला के हर मंथली या हर क्वार्टरली डेटा लाके इंडिया के दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जैसी जगह पर बड़े सर्वर लेके रखना चाहिए. क्योंकि हम लोग एक तरफ क्या बात कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट एट व्हाट, रजिस्टर्ड ऑफिस. पर अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे? इट इज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर है वो, तो आप इंडिया के बाहर, देखो यहां लिखा है
दर प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ लिखा है द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंक्लूडिंग एट द प्लेस आउटसाइड इंडिया। बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर बुक्स पेपर्स ऑफ द कंपनी, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अदर प्लेस पर रख सकते हो। इफ एन शैल बी केप्ट इन सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। उसका बैकअप कहीं भी आपने रखा होगा, बट जस्ट मेक श्योर उसका बैकअप आपने इंडिया के सर्वर पर ही क्रिएट करना चाहिए। ये आपको समझा। अभी तक आपने ये जो पढ़ा था ऑलरेडी पढ़ा था। दो बात याद रखना है, डेटा कहीं भी हो इंडिया से एक्सेसिबल होना चाहिए और उसका बैकअप आपने इंडिया के सर्वर के ऊपर ही रखना चाहिए पीरियोडिकली। ये दो बातें पढ़ाने के लिए मैंने आपको यहां पे लाया था। दोस्तों अब ये खत्म हो चुका है। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन पेपर्स पे। आई होप यू आर रेडी एवरीबॉडी। कम ऑन, आर यू रेडी? कम ऑन गाइस, एक जोक सुना दो, ऐसा बोल रहे हैं आप? आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, मैं जा रहा हूं आईसीए के पेपर पे। जोक सुनाने की जरूरत नहीं, आपको बहुत मजा आने वाला, यकीन माने। आज हम लोग तूफान करेंगे, तूफान। जरा पास आ के तो देखो क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो। एक शायरी सुनने का बोल रहे हैं बच्चे लोग। चलो आपके लिए एक शायरी सुना देता हूं, क्या याद करोगे आप? ये शायरी आपको सभी को सुनना है, अच्छी शायरी है, शायद से आपको पसंद आएगी। To learn guitar, but very few actually learn to play. It's simple. Too many people try to learn with YouTube videos. शायरी आपके लिए बोलना चाहूंगा। नजरें झुकाना इनकार नहीं होता, नजरें झुकाना इनकार नहीं होता, नजरों से नजरें मिलाना इकरार नहीं होता, नजरों से नजरें मिलाना इकरार नहीं होता। कोई बन जाता ही है जिंदगी में अपने आप ही किसी का, कोई बन जाता है जिंदगी में अपने आप ही किसी का, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। कम ऑन दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यस कम ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, अरे यार आगे बढ़ने का समय आ चुका है। देखते दोस्तों, आईसीए के पेपर पे लेके जा रहा हूं आपको। रेडी? आईसीए के पेपर पे ले जा रहा हूं। आर यू रेडी? मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़। Hey guys, are you ready? We are going to check the question paper of January 2021. Are you ready? दोस्तों, अकाउंट्स इस चैप्टर को खत्म हमने कर लिया। अब देखते हैं जनवरी 2021 के एग्जामिनेशन में क्या आईसीए ने पूछा था इसके ऊपर। लेट्स चेक इट आउट गाइस, कम ऑन, देखते हैं। उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन। मैं ढूंढ रहा हूं अकाउंटिंग चैप्टर से कुछ मिलता है, अगर आपको भी मिलता है तो मुझे बताइए। भाई अभी मैं 15 मिनट्स और लूंगा, 15 मिनट्स तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद में कॉस्टिंग 6:30 बजे चालू करना, ठीक है ना? बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहां, तुझसे ही मुझको पाने,
यादों के वो नजराने एक जिन पे हक हो बस मेरा। क्या किया मैंने? तेरी यादों वही बोलो, दिख क्यों नहीं में रहा? रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं। Okay guys, welcome back. Let's start question back and January 2021 का कॉस्टिंग I'm very sorry मैं वही समझ रहा कॉस्टिंग का पेपर था और आप मुझे लगा कॉस्टिंग की क्लास के बारे में बोल रहे हैं। I'm very sorry, मैं वही बोल रहा है कॉस्टिंग की क्लास तो आज मॉर्निंग में हो गई है। ऐसा कॉस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? कितना पगला इंसान हूँ मैं, मुझे समझा ही नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कितना बेवकूफ़ी किया मैंने। आई एम सो सॉरी गाइस, स्टिल आई लव यू ऑल। आपने मेरी गलतियों को इस तरह से मजाक में उड़ाकर माफ कर दिया। कम ऑन गाइस, देखते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, माफ करें, आई एम वेरी सॉरी गाइस। आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 2C। आपके सामने बी सबसेक्शन 1 यानी B1 B2 6 मार्क के लिए इस चैप्टर को पूछा था। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। जनवरी 21 और अभी चल रहा है मई 21। दोस्तों हाल ही में 3 महीने पहले इस सवाल को पूछा गया आईसीआई ने। देखते क्या लिखा, देखते आप में से कितने लोग जवाब दे पाएंगे। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, चेक इट आउट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिलीप लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ मिस्टर चौकसी भी एक डायरेक्टर है, मिस्टर पटेल भी एक डायरेक्टर है, मिस्टर शुक्ला एमडी है। पटेल और चौकसी डायरेक्टर है, शुक्ला एमडी है। द कंपनी हैज आल्सो एम्प्लॉयड फुल टाइम से, उनके उसमें फुल टाइम सेक्रेटरी भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वाज साइंड बाय मिस्टर चौकसी। सर चौकसी कौन है? एक डायरेक्टर ने साइन किया और पटेल ने, यानी कि 2 डायरेक्टर ने साइन किया। अच्छा, 2 डायरेक्टर ने साइन किया, सिर्फ 2 डायरेक्टर ने साइन किया। आपको सवाल पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट सही तरीके से किया है या नहीं किया है, आंसर आपको देना है। सब लोग कह रहे हैं वैलिड है क्या नहीं वैलिड, जल्दी बताओ यार। 2 डायरेक्टर ने साइन करी है, सभी का जवाब नहीं आ रहा है, सभी ने जवाब नहीं दिया है। आप सभी का जवाब सही है, तो बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए था? अगर इनके कंपनी में अगर डायरेक्टर की साइन करवाते थे तो एक एमडी की साइन होना जरूरी थी, पर दोस्तों इन्होंने एमडी की साइन नहीं करवाई, यह सबसे बड़ी गलती हो गई। और दूसरी बात, इस कंपनी में सीएस है तो सीएस का साइन भी लेना जरूरी था। इसका मतलब दोस्तों यह हो गया इनवैलिड। अगला सवाल आपके सामने 3 मार्क के लिए। मैंने आपसे कहा था, पहले प्रॉमिस किया था, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना आप आईसीआई के पेपर सॉल्व कर पाएंगे ना। आई वांट टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट। मुझे पहले बताओ, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? कम ऑन, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? अगला प्रश्न आपके सामने। एक्स लिमिटेड इज लिस्टेड, अब देखना लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 करोड़ एज एट 31 मार्च 2019। टर्नओवर 100 करोड़ का है। अब देखते हैं, द कंपनी सेक्रेटरी हैज एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट एक्स लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। अभी दोस्तों आपने किया था इंटरनल ऑडिटर का क्वेश्चन। आप लोग सभी मुझे बताएं कौन सा सेक्शन नंबर होता है। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द सेक्शन नंबर ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अरे जवाब दो रे, सेक्शन नंबर कौन सा होता है इंटरनल ऑडिटर का? सब लोग कह रहे हैं 138 डू यू अग्री विद द एडवाइस? यहां पे सीएस लिख रहा है, इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है। आपको जवाब देना, यह कंपनी कह रही है लिस्टेड। जिनका टर्नओवर इतना है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, आपसे सवाल है, ये सीएस जो कह रहा है वो सही है या गलत है? सीएस जो कह रहा है वो सही है कि गलत है? सीएस ने एडवाइस किया कि आपको इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लिमिट से नीचे हो। सभी लोग कह रहे हैं कि सीएस ने गलत कहा क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, भाड़ में गया वो टर्नओवर, भाड़ में गया पेड अप। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है ना? अरे लिस्टेड बोल दिया खत्म हो गई, लिस्टेड कंपनी बोल तो खत्म।
लिस्टेड बोला तो वहां पे आपने बाकी सोचना ही नहीं चाहिए। फिर डीपीएलटी के बारे में आप सोचकर कर भी क्या लोगे? इफ द कंपनी इज लिस्टेड, उनको लाना ही पड़ेगा। ओके गाइस, ओके आगे, ओके आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना ही था। आपका एक क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, दूसरा आ रहा है नवंबर 2020 से आपके सामने। 6 मार्क आपने देखे थे, जनरली 6-8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देखते दोस्तों यहां पे कंपनीज एक्ट से यानी कि अकाउंटिंग चैप्टर 128 से लेके 138 तक कौन से क्वेश्चन है? ये भी क्वेश्चन नहीं है, आई गेस। कंक्लूजन लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये नहीं है। फर्स्ट ये ऑडिट 139 के बारे में है। ये किसके बारे में है सर? ये आप कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं? ये बहुत सारा जो मैडम ने पढ़ा है वो क्वेश्चन है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसकी क्वेश्चन में लूँगा। तो यहाँ पे भी नहीं है। आपको कुछ दिखता है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे नहीं कभी कभी छूट सकता है मुझसे। सर आप अलग से क्वेश्चन बना के, मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आईसीए के पेपर में से मैं एक्चुअली वेबसाइट से नहीं तो क्या, मैं आपको कहता है बच्चों ये अटेम्प्ट में आया था, आप बोलेंगे मैं झूठ भी बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको यहाँ पे ले जाके बताऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। अरे कितना मजा यू आ रहा है दोस्तों, आपको जवाब देना आ रही देर भाई और बहना आपके सामने। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट 2013। नफरा के बारे में आपको नफरा क्या होता है 3 मार्क के लिए बताओ, और सीएसआर। सबसे पहले मैं आप सवाल पूछूंगा, दोनों के सेक्शन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से प्लीज। टेल मी सीएसआर का सेक्शन नंबर कौन सा और नफरा का कौन सा? पहले नफरा का लिखो फिर सीएसआर का लिखो। नफरा सीएसआर सेक्शन नंबर की बातें होगी। कम ऑन टेल मी गाइस, देखते कितने लोगों को सेक्शन नंबर याद है। क्या बात है? द आंसर इज 132 एंड 135। दोस्तों देखते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे दोस्तों, नफरा के ऊपर कुछ बोल सकते क्या? पहले तो बताओ इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? सर और इंडिया में आपको याद आ रहा होगा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए बनाता है। उसको मॉडिफाई और चेंज कौन कर सकता है? उसको जो रिकमेंडेशन किसकी लगती है? नफरा की। और जैसा वो बोलेगा वैसा आईसीए करना पड़ेगा। एक बात मैं पूछूं आपको, नफरा का काम क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्रूव करना, साथ साथ में देश के अंदर जो सीएस फर्म है, सीए फर्म है, उनकी ऑडिट की क्वालिटी देखना, चेक करना, कुछ कंपनीज के ज्यादा फ्रॉड होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करना। इसमें कितने मेंबर होते हैं? एक चेयरपर्सन, नॉट मोर देन 50 मेंबर्स और 15 पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। जब ये इनका अपॉइंटमेंट होता है ना, तब तक और उसके बाद में छोड़ने के बाद में 2 साल तक इन्होंने ऑडिट फर्म के साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। दोस्तों बताएंगे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ पनिशमेंट दे सकते हैं। कितनी आप जानते हैं सभी लोग? इसका पनिशमेंट 1 लाख रुपए इंडिविजुअल, मैक्सिमम 5 टाइम्स, और फर्म के लिए 5 लाख मिनिमम, और आप जानते हो 10 गुना रेवेन्यू के। साथ साथ में सीओपी भी कैंसिल कर सकते हैं 6 महीने से लेके 10 साल तक। कितनी सारी चीज, 3 मार्क के लिए तो मैं और बहुत कुछ लिख सकता हूं। बताओ नफरा के ऊपर अपील कर सकते हैं कि हाँ एनसीएल अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। उनका रिपोर्ट कहा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। कौन करेगा? सीएजी ऑडिट रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। साथ साथ में एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है। एक बात मैं आपसे पूछूं कि इनको काम करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी भी लगता है और एम्प्लॉय भी लगता है कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, यहां कर सकता है। कितनी सारी चीजें लिख सकते हो। अब बताइए कि कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल होता है, कौन से कंपनीज के चार्टर? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी वाला एक पॉइंट है। बैंकिंग इंश्योरेंस के बारे में एक लिखा हुआ है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट का पॉइंट है और एक फॉरेन सब्सिडरी का पॉइंट है। अरे कितना कुछ लिखा है। 3 मार्क के लिए ना हम तो 2-3 पेजेस लिख सकते हैं इसके बारे में। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? कम ऑन यार। उसके अंदर देखते सीएसआर, कम ऑन गाइस, सीएसआर क्या सीएसआर बताएं दोस्तों। सेक्शन नंबर 135 क्या आप लिख पाओगे? कैन यू प्लीज टेल मी? आपको 5-7 पॉइंट। अरे सर 135 के बारे में लिखने लग जाएंगे ना तो पूरी 2-3 पेज लिख सकते हैं। चलो आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। 135 के हिसाब से सीएसआर के लिए कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल है? शेड्यूल 7 एप्लीकेबल। कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? सर जिसके अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का नेटवर्थ और 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो उनको सीएसआर लगेगा। अब सीएसआर है तो इन शेड्यूल 7 की एक्टिविटी डालो या उनके जैसे कोई एक्टिविटी पे आप डाल सकते हैं। अब सीएसआर के लिए कौन सी कमेटी बनाना पड़ेगी? सीएसआर कमेटी। दोस्तों वो सीएसआर कमेटी का काम क्या था? उन्होंने क्या करना चाहिए? पॉलिसी बनाना चाहिए और वो पॉलिसी हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पैसे लगाना चाहिए और सीएसआर की कमेटी ने बार बार मॉनिटरिंग करना चाहिए पैसे सही जगह पे लग रहे कि नहीं। उसके बाद में इंडिया के बाहर लगाना अलाउड नहीं है। अपने प्रेफरेंस देना चाहिए, हम अपने एरिया में लगा रहे। और साथ साथ में आपको मैं करना चाहूंगा, सीएसआर में भी कहते हैं कि हमने अगर अपने एम्प्लॉयज को कुछ दिया तो उसको सीएसआर नहीं बोलते। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो उसको नहीं बोलते। अगर सीएसआर नहीं किया तो आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज भी करना चाहिए। अरे यार कितना लिख सकते हैं? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है यार, बहुत जनरल क्वेश्चन है। कितना लिख सकते हैं आप? जाने दो। मुझे आपसे सवाल है,
क्या आपको लगता है 3-3 मार्क्स के लिए आपके पास में 8-8, 10-10 पॉइंट जो अनबोर्ड थे, क्या उससे ज्यादा लिख सकते हैं आप? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? व्हाट आई एम सेइंग, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? बिल्कुल 2% से, वो तो मैं बोल गया, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% से कम आपने 2% देना चाहिए। क्या इसका सेटअप भी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। पूरी महाभारत लिख सकते हैं। मुझे बताओ आपका, मुझे अगर आप खुश हो रहे, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो मुझे आप एक काम करो, अच्छे वाली खुल के स्माइली भेजो, एक खुल के स्माइली भेजो। अगर आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है तो हंसने वाली स्माइली आप मुझे भेज सकते हो। इमोजी भेजो, इमोजी। मुझे आपकी खुशी देखना है, आपकी खुशी देखना है, खुशी। अरे अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी तो आग लगा देंगे, आग। क्या बात है, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अरे कौन से गाने चला दिया आपने भाई और बहनों। जान मेरी जा रही सनम। नवंबर 19 गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। देखते हैं नवंबर 19 में सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, इसमें आपको देखना है अकाउंट्स के ऊपर कुछ आ रहा है क्या? दीवानी झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन कर। हे गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने आ रहा है ये पेपर कौन सा है वैसे? ये 2B के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर कौन सा है? नवंबर 2019 का पेपर। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जरा चेक करो। 6 मार्क के लिए इस चैप्टर से सवाल पूछा है, देखते कितने लोग जवाब दे पाएंगे। 2B, रवि लिमिटेड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री आपको जवाब देना है सही क्या कि गलत, और यह बताना है कि कौन से अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। कितना मजा। मैंने आपको कहा था दोस्तों, दिस इज व्हाट आई वांटेड, इसलिए तो मैंने आज का लेक्चर लिया था, जस्ट टू मेक यू ऑल फील कॉन्फिडेंट। ओके, हम पढ़ने रहे, हम उसको समझ रहे, रिवाइज करा रहे, इतने बार रिवाइज करते, रजिस्टर कराते और पूरा आईसीए के पेपर किया। बिल्कुल देखो कैसे कैसे आप जवाब देते हो ना। आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सी योर आंसर। आई डोंट नो मैं कितना खुश हो रहा हूं। दोस्तों बताएंगे सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? कम ऑन गाइस, डबल एंट्री। ओके, वेरी गुड। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते कौन जवाब देगा। स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंग द प्रोविजन रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखते कितने लोगों को जवाब आएगा, कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर नहीं मेंटेन किए तो कौन से लोगों को सजा होगी? 2 मार्क के लिए नवंबर 2019 में देखना चाहूंगा कितने लोग जवाब देंगे। 128 में बताओ, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो कौन से लोगों को कौन से लोगों के साथ में मजाक होगा, कौन से लोगों के साथ में आपको लगता सजा होगी? जल्दी से सर, एक तो एमडी है वो मुझे मालूम है, उसके बाद का बताओ जल्दी। अरे कितने लोग आंसर कर रहे हैं, अरे कितने बार करा रहे। इसका आंसर कितने? 4 पॉइंट से बताएंगे कौन से गाइस। बहुत खूब, सभी लोग। एमडी है, WTD फाइनेंस, एक CFO और लास्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस बंदे को अपॉइंट किया होगा वो। कितनी फाइन होगी सर? 50,000 से लेके 5 लाख। वो तो पूछा भी नहीं था। देखते हैं। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बधाई हो आपको। क्या जवाब दे रहे हैं आप, क्या जवाब है? सुपर। यही तो कहते, यही आपका अपने आप से क्या हुआ कमिटमेंट है, और इसी ढंग से पढ़ेंगे ना बहुत आगे जाएंगे। B3, whether a company can keep books of accounts in electronic mode accessible only outside India? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते कि हाँ रख सकते हैं, पर उसका एक्सेसिव इंडिया के बाहर से होगा, इंडिया के अंदर से एक्सेस नहीं होगा। दोस्तों देखते कितने लोगों को याद आएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, पर उसका एक्सेस इंडिया के बाहर से ही होगा, इंडिया के अंदर से नहीं।
अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। उसका एक्सेस कहां से होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही, सुपर फैंटास्टिक। उसका एक्सेस इंडिया से होना ही चाहिए। अभी अभी हमने किया था इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर भी खत्म। आओ ना दोस्तों, आगे बढ़ो ना। May 29 आपके सामने। ओहो, तू ही मेरी रोशनी है, तू ही चिराग है, धीरे धीरे मिट जाएगा, हल्का सा दाग है, ये जहर भी यूं पिया है, जैसे शराब हो। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल रहा ही नहीं कोई क्वेश्चन। कहां गया इसका क्वेश्चन भाई? शिट, कैसा क्वेश्चन ही नहीं क्या? पता नहीं यार, क्वेश्चन ही नहीं है इसका। आई एम सो सॉरी। इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बिना तेरे कोई दिल क्वेश्चन 2 में था। ओके, आई एम सॉरी। देखेंगे तुम्हें ना हो पसंद, उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें, तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर, ज़माने बेटा आपने कौन सा वाला तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम अगर तुम। गाइस आर यू रेडी? कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2B में 1। वो कह रहा है, अमित कह रहा है, लव योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू सो मच। गाइस आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2B1? आई थिंक इसी क्वेश्चन का जिक्र आप लोग भी कर रहे थे, देखते हैं। द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व, इस साल उनको लगा ऐसे, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग अ नीड टू रीओपन द अकाउंट ऑफ चेतन लिमिटेड 2008-9। 2019-20 में ये लोग चाहते हैं कि वो 2008-9 की बैलेंस शीट जाके खोल दे। 8-9 समझ गए होंगे। एंड देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी को बोला कि हमें रीओपन करने दो। आपके सामने सवाल है, क्या वो पूछ रहा है, एग्जामिन द वैलिडिटी, वैलिड है कि नहीं वैलिड है? इनकम टैक्स जो डिमांड कर रहा है वैलिड है कि नहीं वैलिड है? कम ऑन गाइस, इनकम टैक्स जो डिसाइड कर वैलिड के नहीं वैलिड? वैलिड के ओपन नहीं कर सकता, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड नहीं कर सकता, दे कैन नॉट, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट रीओपन, वो बोल रहा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ना, आपका जवाब बिल्कुल सही है, दे कैन नॉट डू इट बिकॉज दे कैन गो ओनली हाउ मच ओनली 8 years, ओनली अप टू 8 years। ये 10 साल पुराना काम नहीं कर सकते। और आप सभी का जवाब सही है, बहुत सही है, बहुत सही। आई थिंक इतना ही एक क्वेश्चन था क्या? आई थिंक दैट्स ऑल गाइस। 3 मार्क के लिए आईसीआई ने पूछा था, ये खत्म हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ये कौन सा था बच्चों अपने सामने? May 19 था क्या? अब देखते हैं November 18। 2 क्वेश्चन बाकी है मेरे पास। रेशम सी है हवाएं सनम, आओ जरा पास आए सनम, आप मुझे बताना प्लीज अगर कुछ में छूट गया तो। जागे जागे हम, जागे जागे अरमां, जागे जागे हम, हो जाने दो अब फासले कुछ तो कम,
जागे जागे अरमाने जागे जागे हम, ओ जागे जागे अरमाने जागे जागे हम। बेटा सीएजी के क्वेश्चंस नहीं क्या, और दूसरे चैप्टर के भी हो सकते हैं, डोंट वरी। देखते हैं कुछ मिला तो मुझे बताना, कुछ मिला तो मैं, आप जानबूझ के मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर लाता हूं। थ्री बी वन क्या XBRL बोल रहे क्या आप? XBRL बोल रहे क्या? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ से आया हुआ है ये। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये हैविंग, ये मैं करता हूँ, रुको। उसके अलावा कुछ है क्या? फॉरेन कंपनी क्या है? ये भी नहीं क्या? उसके अलावा कुछ था क्या? डिड यू फाइंड एनी क्वेश्चन? छुट्टी बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है, छुट्टी करना है, छुट्टी करने के लिए बैठा हूं मैं। एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज के ऊपर मुझे कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं। ये XBRL का क्वेश्चन जो है ना, ये EIS में पूरा XBRL अच्छे से दिया हुआ है, वो तब करेंगे और मजा आएगा आपको। बस लास्ट क्वेश्चन पेपर है गाइस, लास्ट क्वेश्चन पेपर May 28। मैं कहूं तुझसे ओके गाइस कम ऑन, 6 मार्क के लिए आपसे सवाल है, वो मिल गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, आर यू रेडी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू आर रेडी गाइस, कम ऑन। रेरा लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। अच्छा 100 करोड़ का टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ है, एक्यूमुलेटेड लॉस 50 करोड़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम 300 करोड़ है, एज पर द ऑडिटेड अकाउंट, ये सब लिखा है। CF of the company informed the directors of the company that CSR committee is required to be constituted. The director seeks your advice as a professional regarding. आपसे मेरा सवाल है, CSR किसको एप्लीकेबल होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, CSR किसको याद करिए। 1505 करोड़ ऐसा कुछ मैंने बोला था। 1000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ और 5 करोड़, क्या है 1000 करोड़, बिल्कुल 1505 आपने कहा था। लिस्टेड कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी कुछ बोलने का ही नहीं, वापस से बोल रहा हूं, लिस्टेड नॉन लिस्टेड यहां पे नहीं आता। CS वो आता है 138 में, यहां पे आता है 1505 करोड़। अभी और भी जिक्र, एक 1500 बिल्कुल 1000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का नेटवर्थ और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट। याद करेगा, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का नेटवर्थ, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तीनों में से एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो आपको करना पड़ेगा CSR। अब जरा देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। टर्नओवर कितना है? 100 करोड़, एप्लीकेबल नहीं। ओके देखते हैं। नेटवर्थ इनका 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। नेटवर्थ कितना है भाई इनका? नेटवर्थ मतलब क्या, हमारा जो ओन्ड कैपिटल होता है, तो ओन्ड कैपिटल कितना होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, रिजर्व होता है, जो आपका शेयर कैपिटल होता है, तो वो 300 करोड़ है और ये 50 करोड़ तो माइनस हो जाएंगे, तो दोस्तों वो भी 500 करोड़ नहीं आएगा। और प्रॉफिट तो सिर्फ 3 करोड़ ही है। यानी कि जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको नेटवर्थ इससे निकालते होगा। आपका जो है सिक्योरिटी प्रीमियम 300 है, रिजर्व कुछ दिए नहीं है, शेयर कैपिटल कुछ दिया नहीं है, तो उस केस में मुझे लगता है इनका जो नेटवर्थ है वो भी कमी है, और ये भी 5 करोड़ से कम है। तो आई थिंक इस कंपनी के लिए CSR एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट ओके गाइस? आई थिंक दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आप सभी लोग बोलेंगे तो आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आप बता दो एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल गाइस, कम ऑन, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। आई थिंक हो गया, पूरा हो गया। यस
yes. Okay guys, thank you so much. I hope you are feeling confident guys. The chapter accounts is over. दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये पढ़कर. दोस्तों मैं विराम लेना चाहूंगा और डिविडेंड अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया. फिर हमारी मुलाकात कब होगी वो देखेंगे. कल से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं. अभी कल से अंकिता मैम पढ़ाएगी. हम कब आपको पढ़ाएंगे फिर से बाद में बात करेंगे. अब हम आपको ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग ऐसा पढ़ रहे दोस्तों, आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. आपके जो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट अंदर इस लेक्चर को लाइक करेगा. सबको बताइए कि पढ़ाई करने का तरीका ऐसे होता है जिस ढंग से हम लोग इंटर लॉ में पढ़ रहे हैं. फाइनल लॉ में भी ऐसा ही पढ़ते दोस्तों, और ईएसएसएम में और एफएम में तो आप आएंगे तो और ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों. ना कि सिर्फ समझेंगे, पूरा याद करेंगे, आईसीआई को सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस. आई लव यू ऑल. टेक केयर. आपके कमेंट्स आने दीजिए. आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. बहुत मजा आया. आपकी ही वजह से बहुत मजा आ रहा है. विल मिस यू सर. थैंक यू सो मच गाइस. आपको अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई बुरा लगे तो मुझे माफ करे. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा था. ये मैं किस्मत है कि आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. एक्सपेल का बेटा वो तब दिखाएंगे ना जब EIS का हुआ. डोंट वरी, वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. मज़ा आ गया. आपकी वजह से मज़ा आ गया. ठीक है. नहीं, वो अभी कल से सारे लेक्चर एप्लीकेशन पे ही होंगे. थैंक यू. लव यू गाइस. बहुत ही अच्छा लगा. फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़. लव यू ऑल. टेक केयर. आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. ओके. एंड दिस इज द वे आई टीच. दिस इज द वे इट इज़ टू बी लर्नड. ओके. बिल्कुल एनर्जी के साथ माहौल बना के. ओके. थैंक यू. बाय बाय गाइस. टेक केयर. लव यू ऑल. आपके फीडबैक मैं व्हाट्सएप पे भी उम्मीद करूंगा. थैंक यू. और मैं इतना एक चाहता हूं कि गूगल रिव्यूज पे जाके आप जरूर इस सी इंटर लॉ के बारे में लिखें. अगर आपको लगता है सच में इट वॉज वर्थ राइटिंग तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गूगल पे जाएं, स्वप्निल पाटिल क्लासेस डालें. एड्रेस के नीचे आपको रिव्यू करने का मौका मिलता है. हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जानबूझ के हमारे बारे में नेगेटिव लिखते हैं. हम जानते हो लिखते, पर उसको हम लोग डिलीट नहीं कर पाते. आप जैसे लोग अगर लिखेंगे तो वो सारे खराब कमेंट्स के ऊपर आपका कमेंट आएगा तो लोगों का शायद से आपके ऊपर भरोसा, आपकी कमेंट के ऊपर भरोसा आएगा. तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर लिखें कि ऐसा कुछ नहीं है एंड यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट द वी वी टीच. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. लव यू ऑल. बाय बाय. सी यू.